गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 9th की सोशल साइंस के वर्कशीट नंबर 7 को कंप्लीट करेंगे। बेटा ये आपके इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 संसाधन के रूप में लोग से ली गई है। और इस वर्कशीट में हम मानव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे कि मानव संसाधन किस तरह से सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है और वो अपने ज्ञान कौशल का किस तरह से उपयोग करता है और संसाधनों को उपयोगी बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट बच्चों। हमारा फर्स्ट पॉइंट है बेटा, भूमि, पूंजी और उत्पादन के अन्य साधन स्वयं का उपभोग नहीं कर सकते। अब बेटा जो भूमि है, पूंजी और जो उत्पादन के और जो साधन है वो अपने आप को खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे अगर हम भूमि की बात करें तो आप देखो क्या भूमि अपने आप इस्तेमाल खुद के लिए करती है? हम जो है मनुष्य जो है उसका इस्तेमाल करते हैं अपने लिए। और किसी भी संसाधन का जो उपयोग है वो मानव द्वारा ही किया जाता है। जो भी संसाधन उसका उपभोग कौन करता है? मनुष्य है। जो भूमि है उसका इस्तेमाल हम करते हैं, जो पेड़ पौधे हैं सबका इस्तेमाल मनुष्य करता है अपने लिए। जो भी संसाधन हमारे लिए उपलब्ध हैं उन सबका इस्तेमाल कौन करता है? मनुष्य ही करता है। अब देखो बेटा, जैसे पशु हैं, क्या वो सोने का इस्तेमाल कर सकते हैं? जो सोना निकलता है क्या वो पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं ना। तो बहुत सारे जो भी संसाधनों का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? मनुष्य के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा, मनुष्य मानव उत्पादन का सजीव, क्रियाशील और संवेदनशील कारक है। जो मनुष्य है वही सजीव कारक है जो जिसमें जान है और क्रियाशील है। वो नए नए तरीके से उत्पादन के जो साधन हैं उनको और इस उपयोगी बनाता है। संवेदनशील कारक है, उसमें ज्ञान है, कौशल है। अपने ज्ञान से वो उत्पादन के कारकों को और इस्तेमाल के लायक बनाता है। जो सजीव चीज़ें नहीं है, जो निर्जीव हैं, जैसे लकड़ी है, खनिज है, सोना है, कार है, ये सारी चीज़ें क्या होंगी? क्या इनमें जान है? नहीं, इसमें कोई इमोशंस भी नहीं है, इसमें ज्ञान भी नहीं है। इनको चलाने के लिए मनुष्य अपने ज्ञान का, कौशल का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मानव अपने आप में महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि मानव ही अपने ज्ञान और कौशल से विभिन्न साधनों को संसाधनों में बदलता है। जो मानव है वो मनुष्य जो है संसाधन का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट साधन है। जो क्योंकि मानव जो है उसके पास ज्ञान है, नॉलेज है, कौशल, स्किल्स हैं काम को करने के लिए, और उनको इस्तेमाल करके ही वो जो हमारे पास साधन है उनको संसाधनों में बदल देता है। जैसे पेट्रोल है, उसको निकाला, पेट्रोल अपने आप तो कोई संसाधन नहीं बन जाएगा, उसने उसको निकाला, प्योरीफाई किया उसको, फिर हम उसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से सोना, लोहा, ये सब जो है उसको निकालेंगे खनिज के माध्यम से, जो खनिज हैं उनसे निकाल के हम उसको इस्तेमाल योग्य बनाएंगे, जो मनुष्य अपने ज्ञान और स्किल्स को यूज़ कर ही उसको बनाएगा। जैसे लकड़ी है, अब हम लकड़ी जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है इस तरह से, तो वो जलाने के काम आएगी। लेकिन जब हम मनुष्य अपना ज्ञान और कौशल इस्तेमाल करेगा, अपने स्किल्स को इस्तेमाल करेगा, उससे वो अलग अलग चीज़ें बनाएगा। दरवाजे बना सकता है और टेबल बना सकता है, चेयर बना सकता है। तो उसने क्या किया? उसको और यूज़फुल बनाया। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा, इसके लिए मानव अपने पूर्व ज्ञान के भंडार और कौशल का प्रयोग करते हैं। तो जब संसाधनों में बदलते हैं मनुष्य चीज़ों को, तो उसमें क्या करता है? वो अपने पूर्व ज्ञान, जो उसकी प्रीवियस नॉलेज होती है इस चीज़ के बारे में, उसका और अपने स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया चेयर का, तो एक जब मनुष्य लकड़ी से चेयर बनाएगा तो उसके जो पूर्व ज्ञान है उसका क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा पहले की नॉलेज के, इस तरह से मुझे लकड़ी को काटना है, इस तरह से चेयर बनानी है, और उसके जो स्किल्स हैं वो उसको इस्तेमाल करके उसको चेयर में बदल देगा। दूसरा, जब उसको नॉलेज है कि मैंने पहले इस तरह से ये काम किया था, इसमें ये गलती हुई थी, तो नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करेगा और उसमें और बदलाव भी कर सकता है कि मैंने इस तरह से पहले काम किया था, इसमें मैं और ये चेंजेस करके और अच्छा काम कर सकता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा, मानव का कौशल, हुनर और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान के भंडार को मानव पूंजी कहा गया है। तो जो मानव का जो कौशल है, जो स्किल्स है, और उसमें जो उत्पादन का ज्ञान है कि किस तरह से हमें चीज़ों का उत्पादन करना चाहिए, किस तरह से और अधिक यूज़फुल बनाना चाहिए, उसे ही क्या कहा जाता है? मानव पूंजी कहा गया है। जो उसकी नॉलेज है और जो उसके स्किल्स है उसको ही मानव पूंजी कहा गया है। अब शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और प्रशिक्षण, आधुनिक प्रौद्योगिकी
और अनुसंधान में निवेश करके जनसंख्या को मानव पूंजी में बदला जा सकता है। जापान इसका एक अच्छा उदाहरण है। अब बेटा जैसे किसी देश की जो जनसंख्या है वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छी साबित हो उसके लिए। मान लो एक देश की जनसंख्या है जो ना तो पढ़ी लिखी है और ना ही स्वस्थ है, ना ही उसको कोई स्किल्स आते हैं, ना कोई ज्ञान है अच्छा, तो क्या होगा उस देश के लिए? वो जनसंख्या कैसे होगी? बेकार होगी, बिल्कुल यूज़लेस होगी, क्योंकि वो उसके काम ही नहीं आ रही। बस संसाधनों को इस्तेमाल करने के लिए काम आएगी वो, और संसाधनों की खपत होगी। लेकिन दूसरी जगह जहाँ पर लोग जो है पढ़े लिखे होंगे, जो बीमार नहीं होंगे, स्वस्थ होंगे ज़्यादा, उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। टेक्नोलॉजी जो है हम लोगों के द्वारा बहुत अच्छी बनाई जाएगी। इंस्टीट्यूशंस खोले जाएंगे जिसमें लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो क्या होगा, जनसंख्या देश के लिए काम आएगी, वो यूज़फुल होगी देश के लिए। तो देश के जो उत्पादन है उसको बढ़ाएगी, टेक्नोलॉजी की बढ़ाएगी, और देश जो है विकसित होगा। जापान जो है इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल। जापान जो है एक छोटा सा देश है, लेकिन वो फिर भी देश के जो बेहतरीन देश हैं उनमें काउंट उसको किया जाता है, सब विकसित देश कहलाता है ये, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने अपनी शिक्षा को, स्वास्थ्य सेवाओं, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग और इंस्टीट्यूशन, इसमें बहुत ज़्यादा ही निवेश किया, उसमें इन्वेस्ट किया और अपने लोगों को, अपनी जनसंख्या को बहुत उपयोगी बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास में निवेश से लोगों के श्रम की गुणवत्ता बढ़ती है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। अब देखो बेटा, जब हम किसी इसमें देश में शिक्षा, लोगों की शिक्षा पे, उसके स्वास्थ्य पे, हेल्थ पे और स्किल्स को डेवलप करने में निवेश करेंगे तो उनके श्रम की जो गुणवत्ता वो बढ़ेगी। जब शिक्षा अच्छी होगी और स्वास्थ्य अच्छा होगा तो ज़्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बीमार व्यक्ति होगा तो वो काम ज़्यादा नहीं कर पाएगा। और जब अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे स्किल्स की ट्रेनिंग मिल जाएगी, तो श्रम की जो काम करने की जो गुणवत्ता, क्वालिटी है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। और उससे क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि होगी, ज़्यादा उत्पादन किया जाएगा, अच्छा उत्पादन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा संसाधन के रूप में जनसंख्या का अर्थ देश की कार्यशील जनसंख्या, जो कि 15 साल से 59 साल के लोग होते हैं, से होता है। फिर इसी कार्यशील जनसंख्या की उत्पादकता, कौशल और क्षमताएं देश के निबल राष्ट्रीय उत्पाद को निर्मित करती है। अब एक देश में जो कार्यशील जनसंख्या किसको कहा जाता है, जो देश के काम करने के काम आती है, जिसमें हमें क्या बताया गया है कि कौन सा एज ग्रुप होता है, 15 से 59 साल के लोग। अब हमारे देश में देखिए, जो 14 साल के बच्चे हैं उनको तो काम करने की अनुमति है ही नहीं, परमिशन है ही नहीं। 0 से जो 14 साल का एज ग्रुप है, 14 साल से तक के बच्चे हैं, वो जो है उनको स्कूल में फ्री शिक्षा दी जाती है और वो उनके पढ़ने की उम्र मानी जाती है। अगर 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाया जाता है तो वो एक अपराध है हमारे देश में। तो 15 साल से लेकर 59 साल के लोग जो हैं वही एक कार्यशील जनसंख्या माना जाती है जो देश के लिए काम करते हैं, क्योंकि 59 साल के बाद तो जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वृद्ध हो जाते हैं और उनमें जो कार्य करने की क्षमता होती है वो उतनी नहीं होती, उनमें थकान हो जाती है, उनमें इतनी जान नहीं रहती है। 60 साल पे तो वैसे ही रिटायर हो जाते हैं लोग, तो उनके शरीर में उतनी जान नहीं होती। तो जो 14 साल तक के बच्चे हैं और जो 60 साल से ऊपर की जो एज है उसको हम कार्यशील जनसंख्या में काउंट नहीं करते हैं। और जो ये कार्यशील जनसंख्या है इसमें ये अच्छे से कार्य करते हैं, तो उसी की वजह से जो देश का जो उत्पादन है वो बढ़ता है, उससे देश की आय बढ़ती है, रोज़गार बढ़ती है। ये सब जो है देश के लिए एक अच्छा रिजल्ट देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा, एक बच्चा जिसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल के लिए निवेश किया जाए भविष्य में अच्छी आय और समाज के लिए बेहतर प्रतिफल दे सकता है। अब बेटा देखो, जैसे किसी बच्चे को हम बहुत अच्छी शिक्षा दिलाते हैं, उसका जो स्वास्थ्य है, हेल्थ पे हम ध्यान रखते हैं कि उसको बीमारियों से बचाया जाता है, अच्छा स्वास्थ्य रहे उसका, उसके स्किल्स को डेवलप करने में हम निवेश करते हैं, तो क्या होगा, वो भविष्य में हमारे देश के काम आएगा, अच्छी उसको क्या होगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, वो अपने बच्चों को भी पढ़ाएगा अच्छा सा, और जो उसके बच्चे हैं फिर वो भी पढ़ेंगे, अपने आने वाली जनरेशन को पढ़ाएंगे, वो दूसरों को भी काम आएंगे, दूसरों के लिए। मान लो बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, टीचर बन जाते हैं, तो क्या करेंगे, वो देश के लिए सेवा करेंगे, उनके काम आएंगे। इसी तरीके से जब अगर हम एक बच्चे को शिक्षा नहीं देते हैं, उसको नहीं पढ़ाते हैं, उसकी हेल्थ भी बेकार है, तो ना उसमें कोई स्किल्स हैं काम करने के, तो क्या होगा, वो बच्चा किसी के काम नहीं आएगा, ना तो वो गरीब रहेगा, इसको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, फिर वो अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाएगा, उनकी हेल्थ पे भी ध्यान नहीं दे पाएगा, तो आगे क्या होगा, जनसंख्या कैसी होगी, हमारे काम नहीं आएगी वो,
और जब हम उस बच्चे की शिक्षा स्वास्थ्य पर निवेश करेंगे तो वो हमारे लिए अच्छे प्रतिफल देगा, अच्छे रिजल्ट्स देगा और वो समाज के लिए भी अच्छा होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि वो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, किसी भी फील्ड में जाएँ, अच्छे स्किल्स होंगे, उनके पास अच्छी हेल्थ होगी, तो क्या करेगा, वो देश की जो आय है उसमें वृद्धि करेगा। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब हम इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव को उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे बेटा, मानव का उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कहा जाता है क्योंकि मानव ही अपने ज्ञान और कौशल से विभिन्न साधनों का अधिक उपयोगी संसाधनों में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, मानव पूंजी से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर होगा, मानव का कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान के भंडार को मानव पूंजी कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, देश की कार्यशील जनसंख्या से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है? इसका आंसर है, संसाधन के रूप में देश की जनसंख्या 15 से 59 वर्ष है जो कार्यशील जनसंख्या कहलाती है, जो हमने अभी वर्कशीट में भी मैंने आपको समझाया। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा हमारा, विद्यालय, अस्पताल, कॉलेज और अच्छी सार्वजनिक सेवाएं किस प्रकार हम सभी का जीवन प्रभावित करते हैं, अपने आसपास के उदाहरणों के द्वारा समझाइए। तो आंसर इस तरह से लिखेंगे, विद्यालय, अस्पताल, कॉलेज, अच्छी सार्वजनिक सेवाओं में निवेश कर हम देश की जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या में बदल सकते हैं, जिससे हमारा और देश दोनों का विकास होगा। उदाहरण के तौर पे जहां इन सब सुविधाओं में निवेश होगा, जनसंख्या उतनी ही शिक्षित होगी, स्वस्थ होगी, वह राज्य भी उतना ज़्यादा विकसित होगा, और जनसंख्या कार्यशील होगी, उत्पादन उतना ही अच्छा होगा। और इसके विपरीत जहाँ इन सब सुविधाओं का अभाव होगा, वहाँ की जनसंख्या कैसी होगी, अस्वस्थ होगी, अशिक्षित होगी, और राज्य भी विकसित नहीं होगा क्योंकि वो कार्यशील जनसंख्या नहीं होगी और वो देश के विकास में कोई सहयोग नहीं दे पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, क्या मानव जनसंख्या पर निवेश बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार भूमि और पूंजी पर निवेश? उपयुक्त तर्कों के द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इस क्वेश्चन के आंसर को इस तरह से लिखेंगे, मानव पर निवेश भूमि और पूंजी पर निवेश से कहीं अधिक बेहतर है क्योंकि मानव ही अपने ज्ञान और कौशल से सभी साधनों को और अधिक उपयोगी संसाधनों में बदलता है। तो जितना अधिक हम मानव पर, उसके शिक्षा स्वास्थ्य पर निवेश करेंगे, उससे बहुत अधिक लाभ हमें प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम भूमि और पूंजी पर अधिक निवेश करेंगे तो हमें सीमित लाभ ही मिलेंगे कि हम जितना ज़्यादा निवेश कर ले पूंजी में और भूमि, हमें वो भूमि जो सीमित लाभ ही देगी। लेकिन हम मनुष्य पे जब ज़्यादा निवेश करेंगे तो मनुष्य क्या अपने ज्ञान और कौशल से, अपने स्किल से और ज़्यादा उत्पादन को बढ़ाएगा और हमें और ज़्यादा विकास प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर आपको वर्कशीट समझ आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे बच्चों।